ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो लगभग 12th के जो भी हैं स्टूडेंट उन सब के पास पहुंच जाएगा, तो उनके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए अपने स्क्रीन पे, और जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपना जो लेसन है वो यहाँ पे है शक्ति, ठीक है ना। ये अपना सेकंड लेसन है। तो देखिए शक्ति का जैसे आप मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर। तो शक्ति को जैसे हम समझते हैं कि अपने डेली रूटीन में शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर होता है, ठीक है ना। तो अब हम ये शक्ति, सत्ता और विविधता के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वह अपने इस राजनीति विज्ञान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो आपको समझना है कि शक्ति किस तरह से है और किस तरह की भूमिका रहती है इसकी। तो आपको समझना है कि इसके बारे में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इसका क्या क्या अर्थ निकल सकता है। जैसे हम प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य और शुक्र आदि के शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डालें तो वहाँ अलग थोड़े से विचार होते हैं। उनका है वो राज्य के संदर्भ में शक्ति का प्रयोग प्रदर्शन है वो हमें ज्ञात होता है। और यूरोपीय चिंतक है मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखें, मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी एक विचारक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक तरह से शक्ति के संदर्भ में अपने जो विचार है वो सबसे पहले दिए हैं। तो साथ ही साथ ध्यान रखना है कि टॉमस हॉब्स की एक पुस्तक है, ठीक है ना, लेवियाथन, जो 1651 में उनके द्वारा ये लिखी गई थी। तो उसमें उन्होंने जो जिस तरह से अपना ये पुस्तक में जो जिक्र किया है, जो वर्णन किया, उसमें हमें शक्ति तत्व का यहाँ पे आभास हो रहा है, जो राज्य और राजनीति के क्षेत्र में बार बार शक्ति का जो क्रम है वो वहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से शक्ति तत्व है वो प्राचीन समय से ही राज्य और समाज में व्याप्त थे, और इनको अनेक विद्वानों के द्वारा भी इनका प्रयोग अलग अलग क्षेत्र में जो है प्रदर्शन हो रहा है वो दिखाया गया है, बताया गया है। तो आपको आगे ध्यान रखना है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो प्रमुख प्रेरणाता हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा, और नहीं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख प्रेरणाता है चार्ल्स मैरियन, ठीक है ना। उस चार्ल्स मैरियन की जैसे हम बात करें तो चार्ल्स मैरियन को प्रथम आधुनिक राजनीति विज्ञान के कह सकते हैं कि एक प्रेरणाता के रूप में इनको माना गया है। तो इस वजह से उनके द्वारा जो विचार है उनके संदर्भ में वो महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम बात करें आगे की शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि जैसे शक्ति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार या अवधारणाएं दी है। तो उसमें कैटलिन, लॉसवेल, कैप्लॉन और मार्गेंथाउ ये विचारक हैं या विद्वान हैं जिन्होंने अपने अलग अलग विचारों में शक्ति के बारे में बताया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बीच में वापस इसको पूछूंगा एक क्वेश्चन के तौर पे, आपको ध्यान रखना है कि किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, और ये एग्जाम में या कहीं ना कहीं ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। और ये एक तरह से इम्पोर्टेंट है जो कैटलिन ने कही गई बात है। और आपके हो सकता है कि इस पुस्तक का आपका जो इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वैसे उसमें ये प्रश्न जरूर होगा, तो इसका आंसर है कैटलिन, आप ध्यान रखें। तो आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है, राजनीति प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहते हैं। जैसे प्राचीन समय में शक्ति को लेकर संघर्ष, युद्ध जो हो रहे थे वो शक्ति को लेकर ही थे, कौन शक्तिशील संघर्षशील हो। और वर्तमान में यही व्यवस्था है कि इस वजह से संघर्ष है वो होता रहा है, और ये शक्ति को लेकर ही अलग अलग परिस्थितियों में ये हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे देखें कि इस लेसन के और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि लॉसवेल ने अपनी पुस्तक लिखी ही, ठीक है ना। उस पुस्तक का नाम है कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, यानी पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ठीक है ना। तो मैकाइवर ने भी अपनी एक पुस्तक में शक्ति के बारे में ये वर्णन किया, यानी जो मैं ये पुस्तक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखो आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा। तो ये जो इन विद्वानों के द्वारा पुस्तक लिखी गई इसमें कहीं ना कहीं शक्ति जो तत्व है उसका जिक्र हुआ है। तो मैकाइवर ने अपनी पुस्तक ली है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, उनमें भी उन्होंने शक्ति को परिभाषित किया है और लिखा है कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है
जिनमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आज्ञा पालन, जैसे मैकाइवर ये कह रहे हैं कि शक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि हम हैं वो किसी दूसरों से काम लिए सकते हैं, या हमारे द्वारा शक्ति प्रदर्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं या आज्ञा मनवा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से मैकाइवर ने अपनी जो पुस्तक है उनमें उन्होंने ये विचार है, मतलब इस तरह से शक्ति को परिभाषित किया है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए कि ऑर्गेन्स की आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपने जो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में जस्ट पढ़ रहे हैं, तो अर्गेंसी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, नॉट अरिजीत सिंह। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के विचारक की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि ऑर्गेन्सी ने शक्ति के संदर्भ में ये बात कही है कि शक्ति दूसरों के आचरण को, इम्पोर्टेंट है आप अच्छे से समझें, शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यानी इसका एक एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। तो इसको इस तरह समझिए कि आपके पास पावर है, ठीक है ना, अगर आपके पास पावर है तो जो दूसरे लोग हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या करेंगे, अपने लक्ष्य जो अपने अकॉर्डिंग वो ढल जाएंगे, क्योंकि शक्ति एक ऐसा तत्व है कि जिसके अनुसार या उसकी तरह से अगर हम देखें तो शक्ति के संदर्भ में जो प्रभावशील व्यक्ति होता है उनकी हर जगह वैल्यू रहती है और वह अपने अकॉर्डिंग दूसरों की परिस्थितियों को बदल सकता है। समझ रहे हैं ना। जैसे मैं शक्तिशाली, अगर मैं मेरे पास शक्ति पावर है तो क्या होगा कि ज़्यादातर जो जन समुदाय है वो मेरी ओर आकर्षित होगा और जैसा मैं चाहूँ उन लोगों को करवा सकता हूँ, मेरे लक्ष्य को, मेरे उद्देश्यों के उन लोगों के माध्यम से पूरा करवा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जो अर्गेन्सी ने कही वो सही यहाँ पे साबित हो रही है, वो ये है कि शक्ति दूसरों के आचरण को, दूसरे क्या काम कर रहे हैं उनके आचरण को भी बदल सकते हैं, उनके लक्ष्य को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति या हम उनके लक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति एक तरह से एक तत्व है तो दूसरों के जो लक्ष्य हैं और उस आचरण है उसको प्रभावित कर सकता है। तो ये जो अर्गेन्सी ने दी है परिभाषा, आपको ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा रिपीट किया है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रॉबर्ट बर्स्टेड ने क्या कहा है शक्ति के बारे में। तो ध्यान दें, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति क्या है, बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग है। आप ध्यान रखें कि शक्ति एक तरह से ऐसा प्रभाव है, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या हो कि कोई भी कार्य निकलवाया जा सकता है। मतलब ये रॉबर्ट बर्स्टेड यहाँ पे कह रहे हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ऐसा नहीं है कि वास्तविक में आप उसका प्रयोग करें। मतलब ये है कि एक शक्ति किसी के पास होती है तो उसके प्रभाव से ही जो काम है वो बन जाता है, ठीक है ना। जैसे पुलिस है, अब पुलिस के पास जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम कोई गलत करें तो ये हमें दंड का भय होता है, यानी उनके पास शक्ति है तो हमें अपने कार्य है वो ऑटोमेटिकली सही करने की दिशा में एक तरीका मिल जाता है। तो ये कहा है कि रॉबर्ट बर्स्टेड ने कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग किया जाए। तो ये जो अपने परिभाषा जो हमने यहाँ पे समझी है वह शक्ति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से अपने विचार दिए हैं। तो नेक्स्ट हम देखें कि ये जो जिस तरह से विचार दिए हैं तो इसमें हम समझने के बाद ये एक तरह से इसका कह सकते हैं कि निष्कर्ष किस रूप में, यानी कौन सी परिभाषा सही बैठती है। तो देखिए, शक्ति वह है जो दूसरों के कार्यों, व्यवहारों व विचारों को अपने अनुकूल बना सकती है, ठीक है ना। जैसे फलाना नाम कोई समझ लीजिए, उसके पास शक्ति है तो दूसरे के जो कार्य होंगे वे फिर शक्ति के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। जैसे एक राजा है, अगर वह उसके पास पावर है और वह निरंकुश है, ठीक है ना, तो फिर वह क्या करेगा, अपनी इच्छाओं को लोगों पे थोपेगा। तो लोग, शक्ति जिसके पास होगी तो लोग उनको नतमस्तक करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि लोगों के कार्य, यानी शक्तियों के द्वारा क्या होगा कि दूसरों के कार्य, उनके व्यवहार कि वो डरे सहमे रहे, खुश रहे, तो वो शक्ति के प्रभाव, डर भय, जिस भी तरह की जो व्यवस्था होगी उनसे उनके कार्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, व्यवहार और विचार भी बदल जाते हैं। शक्ति एक तरह से ये परिवर्तन का दौर भी कह सकते हैं कि जो दूसरों के व्यवहारों को बदलने तक की शक्ति रखती है।
भाई दूसरी ओर समकालिक सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना है कुछ करने की शक्ति। पहले क्या माना जाता है कि शक्ति है मतलब कुछ करने की है, ठीक है ना। यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए या समाज के लिए कुछ कार्य करता है तब वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। तो आपको एक तरह से निष्कर्ष में ये ध्यान रखना है कि शक्ति एक तरह से किसी के कार्य, प्रभाव और व्यवहारों को बदलने या अपने अनुकूल बनाने का एक पावर है, एक शक्ति होती है। क्योंकि अगर हमारे पास शक्ति है तो लोगों के व्यवहार, कार्य और विचार भी बदल जाएंगे हमारे प्रति, क्योंकि हमारे पास पावर, शक्ति है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हमने समझा कि शक्ति का है, किस तरह से शक्ति के विचार है वो अलग अलग उदाहरण दिए। अब जस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शक्ति का बल और प्रभाव में क्या भेद है। यहाँ पे मैं वापस दोहरा देता हूँ, शक्ति का बल और प्रभाव में क्या भेद है। समझ रहे ना। यानी शक्ति को हम यहाँ पे समझेंगे तो आपको इसमें यहाँ पे जो इसके दो अवयव हैं, बल और प्रभाव में क्या भेद है वो आपको यहाँ पे समझना है। तो आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है, जैसे 2.1 यहाँ पे जो है दिख रहा है आपके सामने, तो हम यहीं पे आप को पढ़ा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह से देखें तो इनमें अंतर जरूर दिखेगा। क्यों? क्योंकि शक्ति है वो प्रचंड बल है और बल है वो प्रकट होता है। प्रचंड मतलब छुपा हुआ एक तरह से पावर है, जबकि बल प्रकट हो सकता है। तो इस तरह से इसमें आप समझ गए होंगे कि बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। शक्ति में बल भी होता है और प्रभाव भी होता है। कैसे? आप समझ लीजिए कि किस तरह से प्रभाव, शक्ति के अंदर प्रभाव भी है और बल भी है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि एक जैसे एक पुलिस है, या हम कह सकते हैं ट्रैफिक स्टेशन पे जो पुलिस होता है, जो ट्रैफिक कह सकते हैं कि मैनेजमेंट करने वाला होता है, तो जब हम उसे देखते हैं, ठीक है ना, तो उसके शक्ति प्रदर्शन से हम जानते हैं कि अगर हमारे द्वारा कुछ गलत हो रहा है तो वो हमें दंड या हमें कह सकते हैं हम उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम उस शक्ति को देख के हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट हुआ। समझ रहे ना। और अगर हमारे द्वारा कानून तोड़ा जाएगा तो हमारे ऊपर बल है वो लगेगा। यानी हम जैसे सिंपली यह ना करके पुलिस की व्यवस्था की बात करें, तो जब पुलिस हमारे आसपास है तो हमारा जो व्यवहार है वो बदलेगा, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रभाव है हमारे ऊपर है, और हम एक अच्छे कार्य करने की और या हमारा जो आचरण होगा वो एक सही तरह से होगा। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि अगर उनके प्रभाव के अकॉर्डिंग हम अपना कार्य नहीं करें या हम कानून का उल्लंघन करें, तो फिर वह शक्ति है वह बल के रूप में प्रकट होगी और इसके स्वरूप दंड प्राप्त होगा। समझ रहे ना। यानी शक्ति बल भी है और प्रभाव भी है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि शक्ति है इसको प्रकट कब होगी? बल के रूप में, ठीक है ना। और प्रभाव है तो वो एक इफेक्ट डालेगा। तो ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने समझा दिया कि नॉर्मली एक पुलिस होता है तो उसके प्रभाव से वहाँ की जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन अगर किसी के द्वारा उस व्यवस्था को भंग किया जाता है तो वो शक्ति है वो बल के रूप में प्रकट होती है और दंड मिलता है या दंड का वो भागीदार होता है। तो इस तरह से शक्ति का जो है उसमें बल और प्रभाव है दो उसमें शामिल होते हैं, और इस तरह से ये अंतर है और मानते हुए कॉमन भी है। समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए स्क्रीन पर जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि शक्ति का बल और प्रभाव में क्या भेद है, हमने जैसे अभी आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट देखिए, इसका जैसे एग्जाम्पल और देख लें जो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कि शक्ति और इसके हम जैसे प्रभाव की हम बात करें तो ये आप एक नॉर्मली मान लें कि शक्ति कितनी भी अधिक हो उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। शक्ति का प्रभाव पे एक तरह से नियंत्रण है और शक्ति का संतुलन है वो प्रभाव के तौर पे होता है। प्रभाव यानी इफेक्ट जरूरी है, लेकिन प्रभाव अपने अस्तित्व के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। एक तरह से एक बार अगर लोगों के मन में डर बैठ जाए, ठीक है ना, तो फिर वह यानी प्रभाव उसके ऊपर इतना इफेक्ट हो जाए कि अगर वहाँ पर जो पहले शक्ति
का जो अधिकार था वो शक्ति अगर वहाँ से हट भी जाए फिर भी लोगों के ऊपर वो प्रभाव रहता है। तो शक्ति अगर नहीं है फिर भी प्रभाव वहाँ पे रह सकता है। नेक्स्ट आगे देखिए कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे, ठीक है ना। अगर ब्रिटेन के जैसे ब्रिटेन का जैसे समय देखे यानी भारत जब गुलाम था तो ब्रिटेन के जो लोग थे वे अपने आदेशों को भारतीयों पर लागू करवाते थे, ठीक है ना। तो वे शक्ति का मतलब कह सकते हैं एक माध्यम लेते थे, शक्ति के द्वारा ही लोगों से आदेश मनवाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब शक्ति का दूसरा एक प्रभाव कैसे हो, तो मान लीजिए महात्मा गांधी हैं, उनकी बातें उनके जो विचार है वो लोग हैं वह बिना किसी बल के उनके इस तरह के जो व्यवहार है प्रभाव है वो लोगों पे पड़ जाता था। यानी आप समझ रहे हैं ना, शक्ति है वह प्रभाव कैसे हो रहा है कि जब लोग अगर आदेशों का पालन नहीं कर रहे तो उनके ऊपर बल के रूप में फोर्स के रूप में उन पे शक्ति है वो स्थापित की जाती है। जबकि एक प्रभाव दूसरा क्या होता है, जैसे पॉजिटिव रूप में देखें तो महात्मा गांधी का एक इतना इफेक्टिव नेचर था कि लोग उनके विचारों आदर्शों को मानने लगे, ठीक है ना। तो ये एक शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप होकर उनका एक प्रभाव है वो आप समझना है, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया है कि किस तरह से शक्ति, ठीक है ना, का बल और प्रभाव में ये दोनों इसके एक तरह से तत्व हैं और दोनों में किस तरह से अलग अलग फर्क है वो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने ये तो जान लिया है कि शक्ति है और शक्ति के अंतर्गत बल और प्रभाव है, तो दोनों में विभेद है और इन दोनों का अस्तित्व शक्ति के संदर्भ में है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 2.2 जो हम जस्ट पढ़ रहे हैं, शक्ति के रूप काइंड ऑफ पावर, ठीक है ना। यानी शक्ति के अलग अलग रूप हैं जो राज्य में समाज में विद्यमान रहती है। वह शक्ति एक रूप में नहीं होकर अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट या कह सकते हैं अस्तित्व में यानी विद्यमान होती है। तो मोटे रूप में 3 तरह की शक्ति, पहली है राजनीतिक शक्ति, दूसरी आर्थिक शक्ति और तीसरी विचारात्मक या विचारधारात्मक शक्ति है, ठीक है ना। तो इन तीनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आप समझना है कि पहले राजनीतिक शक्ति को समझे तो क्या है। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज की मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन होता है, ठीक है ना। समाज में राजनीतिक शक्ति को जब हम समझें तो ये पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार इस संदर्भ में सभी में आवंटन होता है। कहने का मतलब ये है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें सभी लोगों का समान हक होता है, समान अधिकार होता है। तो इसी तरह से सामान्य राजनीतिक शक्ति का प्रयोग हम समझे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। तो आप समझ रहे होंगे कि राजनीतिक शक्ति का भारत की अगर हम बात करें तो भारत में राजनीतिक शक्ति की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, पॉलिटिकल पावर है वो कहाँ से होता है। तो समझ रहे हैं राजनीतिक शक्ति का जो शुरुआत है वह होता है उनके विभिन्न अंग यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो राजनीतिक शक्ति के जो अंग हैं जो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं या उनके द्वारा उनके जो शक्ति के औपचारिक रूप में उसका पालन करते तो वो है राजनीतिक शक्ति के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये एक प्रमुख अंग है जो राजनीतिक शक्ति के रूप में राज्य में विद्यमान होते हैं जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। इनके अलावा विभिन्न दबाव समूह भी होते हैं, राजनीतिक दल भी हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी हैं जो सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर वर्तमान का कोई मसला देखें तो आप जब देख ही रहे होंगे कि एक कृषि कानून के ऊपर सरकार और जनता के मध्य एक बहस है, मतलब कह सकते हैं गर्मा गर्मी माहौल है अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे वह उन लोगों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये एक तरह से दबाव समूह हो गया जो सरकार के कार्यों को या उनके जो कानून है उनको प्रवर्तित करने पर बल दे रहा है। तो इस तरह से एक संगठित दबाव समूह भी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग या एक रूप हो सकता है जो राजनीति में प्रभाव छोड़ता है या उनका शक्ति प्रदर्शन होता है। तो इस तरह से शक्ति को आपको समझना है कि राजनीतिक शक्ति क्या है। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक शक्ति, ठीक है ना।
तो आर्थिक शक्ति एक तरह से ये माना जाता है, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा है तो वो ये कहती है, जो जिस तरह से हम समझते हैं कि राजनीतिक शक्ति है या अन्य कोई शक्ति है, तो उन सब में सबसे बड़ी है वो आर्थिक शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक शक्ति है वह कहीं ना कहीं दूसरी जितनी भी शक्ति के रूप में उसमें सबसे प्रभाव और प्रमुख होती है। ये मार्क्सवादी विचारधारा के तहत है। हम इसको वो देखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अपना सेकंड पॉइंट है आर्थिक शक्ति, ठीक है ना। आर्थिक शक्ति, तो आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों पर धन संपदा पर स्वामित्व, यानी जिनके पास ज़्यादा आर्थिक रूप में सशक्तम यानी मजबूत है, पैसे ज़्यादा हैं, धन संपदा है, ठीक है ना, और वह उसका मालिक है, तो उसके पास आर्थिक इकोनॉमी पावर ज़्यादा होगा। नॉर्मली आर्थिक शक्ति का मतलब है कि जो पैसे वाला है, पैसे उनके पास है और बहुत बड़े बड़े मील वगैरह हैं वो उनके अधिकार में है, तो वो शक्तिशाली हो गया, यानी आर्थिक शक्ति, ठीक है ना। तो ये तो एक तरफा अर्थ है हम जो समझ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि आर्थिक शक्ति के अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं, यानी पैसों के बल पे राजनीति हथियार लेते हैं। तो ये क्या हुआ, आर्थिक शक्ति के द्वारा राजनीतिक शक्ति को प्रभावित किया जा सकता है, यानी कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर आर्थिक शक्ति वो हावी हो रही है, मतलब प्रभाव ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। बिल्कुल मैं इस तरह को मानता भी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर जिसके पास इकोनॉमी पावर ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वह अपने इस आर्थिक पावर के द्वारा राजनीति की जो शक्ति है उसको अपने अंतर्गत कर सकता है। पैसों के द्वारा किसी भी गतिविधियों को अपने नियंत्रण में कर सकता है, और चुनाव में पैसों के द्वारा फुल भरमार करके वो अपने जो अपने कुछ चेले हैं उनको सरकार में बैठा सकता है, और राजनीति की जो जितनी भी गतिविधियाँ वो अपनी तरफ मोड़ सकता है। तो ये एक तरह से आर्थिक शक्ति के द्वारा राजनीतिक शक्ति को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरह के हैं, इसको लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। जैसे मैं बताया था, उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व हैं, सिर्फ यही नहीं कि आर्थिक तत्व है। उदारवाद कहता है कि आर्थिक तत्व एक ऐसा अकेला नहीं है जो राजनीति को प्रभावित करता है या राजनीति की दिशा निर्धारित करता है। अनेक तत्व हैं जिनमें आपस में अंत निर्भरता होती है, और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं कर सकता। ये जो बात है वो उदारवाद कहता है। उदारवाद कहता है कि एक आर्थिक तत्व ही ऐसा नहीं है जो राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है ना, या उनके जो कार्य दिशा है वो बदल सकता है। जबकि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी जो विचारक है वो ये मानते हैं कि जो आर्थिक शक्ति है, ठीक है ना, वह सबसे महत्वपूर्ण है, और उस आर्थिक शक्ति के तत्व पर ही बाकी सभी तत्व है या बाकी सभी जितनी भी शक्तियों के जो रूप है वो उस पर टिकी हुई है। यानी नींव है वो आर्थिक शक्ति है जिस पर बाकी सभी शक्ति के रूप है वो टिकाऊ है, या कह सकते हैं कि उसके ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क्सवादी विचारक है वो शक्ति को ज़्यादा मतलब आर्थिक शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये एक तरह से पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आर्थिक तत्व के द्वारा ही राजनीति को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया जा सकता, या कह सकते हैं कि उनकी कार्यप्रणाली को नहीं बदला। ये जरूर है कि कुछ हद तक आर्थिक तत्वों के द्वारा राजनीति की जो गतिविधियाँ वो प्रभावित होती हैं, लेकिन पूर्ण रूप में ये नहीं मान सकते। जो जिस तरह से मार्क्स कह रहा है वो 100% नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, शक्ति का तीसरा रूप विचारधारात्मक शक्ति, यानी थिंकिंग पावर बोलते हैं ना। इसका थिंकिंग और बहुत तगड़ा है, यानी इसकी विचार शक्ति ऐसी है कि वह किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये विचार शक्ति, विचारशील जो कहते हैं थॉट पावर है, वही है यहाँ पे हम बात करें विचारधारात्मक शक्ति के तौर पे। तो विचारधारा का अर्थ है विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। यह लोगों की सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित करने की एक तरह से पावर है। यानी जैसे आपने देखा होगा ना कि ब्रेन वॉश, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा कि ब्रेन वॉश करते हैं। अब ब्रेन वॉश कैसे होता है? ब्रेन वॉश का मतलब किसी कोई भी व्यक्ति उसके दिमाग पर किसी दूसरे के द्वारा एक विचारधारात्मक के रूप में इतना प्रभाव डाला जाता है कि उस दूसरे व्यक्ति की विचारधारा मतलब जो सोच है वो बदल जाती है। यानी किसी दूसरे के द्वारा
अपने विचारात्मक जो पावर के द्वारा किसी दूसरे के विचारों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना, थिंकिंग पावर, जिसके द्वारा दूसरे का माइंड वॉश कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से शक्ति का रूप है। तो यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए इसे वैधता प्रदान की गई है। क्योंकि आपने पहले देखा होगा, विचारों के न मिलने से ही अंत विरोध या संघर्ष होने की स्थिति आपने देखी होगी। इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो कहीं ना कहीं विचारधारात्मक शक्ति भी एक महत्वपूर्ण है, जो शक्ति के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो इसको आगे यहाँ पे देखें, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और इन्हें उचित ठहराने के लिए विचार हैं वो अलग अलग दृष्टि में उनके सामने आए। तो अब देखिए विचारात्मक शक्ति के एग्जाम्पल किस तरह के, जैसे थोड़ा सा बता दिया। दूसरा कि ऐसी क्या विचारात्मक शक्ति है जो समाज में प्रभावी होती है। तो आपको जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था कि उदारवादी एक क्या है, विचारधारा ही तो है, जिसके आधार पे उसको मानने वाले विचारधारा मतलब जो लोग हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात के साम्यवादी, समाजवादी, एकात्मक, मानवतावादी, ये इत्यादि क्या है, विचारधारा है, थिंकिंग पावर है, जो लोग उनके विचारों से प्रभावित होते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उनके जैसी ही व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। तो ये एक तरह से विचारशील शक्ति है, वह समाज के लिए उस शक्ति के तत्वों को बढ़ा देती है। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है। और आइए विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कोई भी विचार है वो तभी उत्पन्न होता है जब वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ हैं वो उस तरह के विचार को पनपने देती हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि समाजवादी, ये विचारधारा कब अस्तित्व में आई, जब समाज के लोग समाज का महत्व समझने लगे, समाज में उनके हित का अर्थ उन्हें समझ में आया, तब समाजवादी विचारधारा वो अस्तित्व में आई है। क्योंकि इससे पहले जब लोकतंत्र मतलब कह सकते राजतंत्र की व्यवस्था थी, तब वहाँ पे समाज जैसे कोई तत्व ही नहीं था, उदारवादी तत्व नहीं था। ये उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये विचारधाराएं बनी हैं। तो इसलिए कोई विचारधारा किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेती है, कालांतर में परिस्थितियां बदल जाती हैं और तर्क की दृष्टि से यह विचार पुराना पड़ जाता है। जैसे कहते हैं कि पहले की विचारधारा और आज की विचारधारा में अंतर क्यों है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार जो विचार है, जो विचारधारात्मक जो पावर है वो बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं कोई वर्जन आता है, जैसे आज किसी ऐप का ये वर्जन है, नेक्स्ट कुछ दिन बाद दूसरा आता है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्यों हुआ, क्योंकि परिस्थिति के अंतर्गत उसका महत्व है वो बदल गया, यानी दूसरे के अंतर्गत है वो विचार परिवर्तन होते गए। परंतु कुछ लोग इस विचार के संदर्भ में हम देखें, परंतु कुछ लोग हैं वो उस विचारधारा को अगर बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके स्वार्थ जुड़े होते हैं। यानी हम जैसे कहते हैं कि ये तो रूढ़िवादी व्यवस्था है, यानी इसका ये मतलब है कि वह जो कुछ समय पहले विचारधारा इतनी पावरफुल थी, जिनको उन लोगों ने मान लिया, वो उन्हीं विचारधाराओं के अंतर्गत चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि परिस्थितियों के अंतर्गत कितनी भी महत्वपूर्ण विचारधारा हो, वह उस समय के अंतर्गत फीकी पड़ जाती है। तो अगर कोई उन्हीं विचारधाराओं के तहत चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ होता है। तो इस तरह के ये बात पहलू है वो सामने आते हैं। मार्क्सवादी, साम्यवादी के नाम पर पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, ठीक है ना। यानी आपने देखा है कि विचार कहते हैं ना कि मैं तो इनके विचारों को मानता हूँ। तो अगर कोई किसी के विचारों से इतने प्रभावित हो जाता है कि वो उनके अकॉर्डिंग ही कार्य करता है, तो वो ये नहीं देखता कि समाज के लिए क्या उचित है, और फिर उसको समाज के लिए जो उचित करने वाले उनसे वो घृणा होती है। इस तरह से गतिरोध उत्पन्न होता है, यानी विरोध हो सकता है। ये एक तरह से थिंकिकल पावर के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखें, भारत में माओवादी और नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित है, मतलब हिंसक विचारधारा से प्रेरित है। जैसे आपने देखा माओवादी, तो ये क्या है, एक विचार है उनकी, मतलब ये सरकार के संदर्भ में ऐसे विचार रखते हैं जो कहीं ना कहीं उनको हिंसात्मक बनाते हैं। तो ये विचारशील शक्ति हो गई, और ये कहीं ना कहीं सरकार और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके लिए नुकसानदायक परिस्थितियों की तरह काम करती हैं। तो कई बार लोकतांत्रिक देशों में कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, मतलब वो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलना चाहते और वही विचार को अपनाए रखते हैं। तो इससे कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्रवाई में संलग्न हो जाते हैं। भारत के केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता जो ये मानते हैं कि जो सरकार है या जो वो व्यवस्था है वो हमारे या राज्य के अकॉर्डिंग नहीं है, वह कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है, उनका ऐसा सोचना, वो इस विचारधारा पे चलते हैं। तो इसलिए वह भारत की अनेक गतिविधियों पर या सामाजिक जो परियोजना है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं। तो ये एक विचारधारा है, वो एक ऐसी विचारधारा अपनाए हुए हैं जिससे वह एक गतिरोध उत्पन्न होती है, गतिरोध जैसी व्यवस्था होती है।
और इसी हिंसात्मक कार्रवाई में वे संलग्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है कि शक्ति के अंदर शक्ति और प्रभाव क्या है, उसको हमने समझा है। आपको कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको वापस संभव हो सके आपको इसका रिप्लाई आंसर दूंगा। और जस्ट फिर हमने पढ़ा कि शक्ति के रूप, तो महत्वपूर्ण रूप में इसलिए 3 ही जो कह सकते हैं कि रूप है मॉडर्न रूप में, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे कि शक्ति, ये जो सेकंड लेसन है, तो सेकंड लेसन में फिर हम पढ़ेंगे कि शक्ति की संरचना या इसकी जो अलग, क्योंकि जो अभी सेकंड पार्ट जो स्टार्ट हुआ है तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो हो सकता है इस पार्ट यानी इस लेसन के 2 और पार्ट बने। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको पहले सूचित होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मतलब एवरीडे अपने इस 12th लेसन के जो 12th जो अपने सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस, उसके लेसन है वो रोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो एक लेसन के जैसे 2-3 पार्ट होंगे, तो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप नोटिफिकेशन है वो उसके लिए एनेबल कर दें, यानी सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। इससे क्या हो कि दूसरों को फ़ायदा मिले, और आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं। और इससे लेसन के संबंध में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और नेक्स्ट हम वीडियो जस्ट इसके अगले वाला पार्ट लेके आएंगे। तब तक आपको ध्यान रखना है और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।